नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और टीवी9 भारतवर्ष अब आपको दिखाने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का काबुल एयरलिफ्ट। जी हां, हम आपको एक ऐसी कहानियां बताने जा रहे हैं जो अभी तक आपने किसी से सुनी नहीं होगी। हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तक आप अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी की खबर तो सुन रहे होंगे, लेकिन अब अगले कुछ मिनटों में जब हम आपको इन 150 भारतीयों की वापसी की कहानी बताएंगे, काबुल दूतावास से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक आने की एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये 150 भारतीय, कैसे ये राजनयिक, कैसे भारतीय दूतावास में काम करने वाले लोग और आईटीबीपी के वो जवान जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे, अपनी जान पर खेल कर पहुंचे हैं दिल्ली। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर चीज की जानकारी दी जा रही थी। ये कोई मामूली एयरलिफ्ट नहीं है, कोई ये मामूली उनको तरीके से उनको यहां नहीं लाया गया है। एक एक डिटेल जब मैं और हमारे संवाददाता मनीष आपके सामने रखेंगे, तब आपको ये पूरी इनसाइड स्टोरी पता चलेगी और पता चलेगा कि कैसे भारत ने एक और बेहद शानदार मिशन को अंजाम दिया है, बेहद खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है। आइए सबसे पहले आपके सामने ये ब्रेकिंग न्यूज रखता हूं मैं। मिशन काबुल एयरलिफ्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने होगी। टीवी9 भारतवर्ष पर चुनौतीपूर्ण मिशन की एक एक डिटेल आपके सामने आने वाली है। एकदम फिल्मी कहानी है। आज तक आपने इजराइल की एजेंसी मोसाद को ऐसे ऑपरेशन करते सुना होगा, लेकिन आज जब आप इन 150 भारतीयों की वापसी की कहानी सुनेंगे तो आपको अपने उन रणनीतिकारों पर फख्र होगा जिन्होंने इस पूरे इवैक्यूएशन प्लान को बनाया, जिन्होंने ये इंश्योर किया कि एक भारतीय को भी खरोच तक ना आनी पाए। आदेश था कि एक भी भारतीय को खरोच ना आनी चाहिए और नहीं आई। 150 भारतीय, ये पूरे भारतीय जिनके ऊपर पाकिस्तान की बुरी नजर थी, जिनके ऊपर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों की बुरी नजर थी, वो हाथ मलते रह गए और इन 150 भारतीयों की शानदार तरीके से, बेहद खुफिया तरीके से वापसी कराई गई दिल्ली। तो मेरे साथ टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा भी होंगे, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। ये पूरा जो आप यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू ये जो हवाई पट्टी आप देख रहे हैं और ये जो C-17 ग्लोब मास्टर आपके सामने उतर रहा है, यही वो विमान है जो इन भारतीयों को लेकर आया। मनीष, आप आइए हमारे साथ। देखिए, मनीष को मैं बुलाता हूँ। मनीष इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। मनीष, ये फिल्मी कहानी, इससे पहले कि हम शुरू करें, जरा आप इसका लब्बो बताइए कि कितना बड़ा मिशन है। जी हाँ, बिल्कुल गौरव। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जब आप देखते हैं कि 150 भारतीय काबुल से सुरक्षित यहां पहुंच गए हैं, अपनी जमीन पर पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर जो बात आपने कही कि एक फिल्मी कहानी है, ये किसी भी हॉलीवुड की टॉम क्रूज की फिल्म से ज़्यादा बड़ा मिशन था ये, जिसे अंजाम दिया गया। और इस अंजाम देने के पीछे कई घंटों की एक ऐसी मेहनत थी जहां दिल्ली और काबुल के बीच एक एक सेकंड का अपडेट लिया जा रहा था, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का फरमान था कि इन्हें लाते समय एक खरोच नहीं आनी चाहिए। और ये ईश्वर का शुक्र है कि 150 भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित होकर स्वदेश पहुंचे थे। और इस मिशन को जब अंजाम दिया गया तो जिस ग्लोब मास्टर को आप देख रहे हैं, इस ग्लोब मास्टर को तो एयरपोर्ट तक भेजा जा सकता था, लेकिन पहली चुनौती थी कि आप याद करिए कि जब अमेरिकी ग्लोब मास्टर के ऊपर में C-17 के ऊपर में लोग चढ़ गए थे, तो ऐसी हालत ना आए। पहले तो यह था कि एयरपोर्ट पे कैसे पहुंचेगा, लेकिन सबसे बड़ा मिशन था कि काबुल में जो भारतीय दूतावास है, वहां पर जो कैंपस में 150 लोग हैं, उन 150 लोगों को कैसे आप इस ग्लोब मास्टर तक लेकर आएंगे। बिल्कुल, चलिए तो अब धीरे धीरे आपको हम चरण दर चरण कहें कि जिस तरह से ये पूरा मिशन अंजाम दिया गया वो बताते हैं। और शुरुआत हम करते हैं दिल्ली से, क्योंकि इस पूरे मिशन की मॉनिटरिंग दिल्ली से हो रही थी। दिल्ली में इस पूरे मिशन का एक एक पल का अपडेट लिया जा रहा था कि काबुल दूतावास से काबुल एयरपोर्ट तक ये लोग कैसे आ रहे हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पर जो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन 3 तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखिए। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर NSA अजीत डोभाल को आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर को आप देख रहे हैं। और ये जो 3 तस्वीरें यहाँ पर हैं, ये तीनों आपको बताती हैं कि कैसे इनकी वापसी हुई है। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी को आप देख रहे हैं। मनीष, इसके बारे में बताइए, ये जो दिल्ली में जो कंट्रोल सेंटर बना था और ये जो 3 चेहरे हम देख रहे हैं जिनमें हम NSA अजीत डोभाल को देख रहे हैं, ये भी इन्वॉल्व थे इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दरअसल जैसे ही 15 अगस्त को काबुल में तालिबानियों ने कब्जा किया और हम यहाँ अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे थे, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि हमें इन 150 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना है ताकि इसमें आंच भी नहीं आनी चाहिए।
अब ऐसी स्थिति में दिल्ली में पहले 3 कंट्रोल रूम बनाएंगे। अब तक आप सुनते होंगे कि कंट्रोल रूम जो है किसी अधिकारी के नेतृत्व में बनता है। यहां एक कंट्रोल रूम को खुद मॉनिटर कर रहे थे एनएसए अजीत डोभाल, दूसरे कंट्रोल रूम को मॉनिटर कर रहे थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, और तीसरे कंट्रोल रूम को मॉनिटर कर रहे थे कैबिनेट सेक्रेटरी, और इनके बीच का कोऑर्डिनेशन होना था। और इन तीनों को लगातार बात करनी थी काबुल में मौजूद हमारे राजदूत से, हमारे राजनयिक अधिकारियों से, हमारे सुरक्षा कर्मियों से, और एक एक अपडेट लेना था कि कैसे वहां से निकलेगी। अब पहली व्यवस्था करनी थी कि आपको कैंपस से कब निकलना है, एक टाइमिंग सेलेक्ट करना था। दूसरी बात करनी थी कि एयरपोर्ट, चूंकि हम सब जानते हैं कि एयरपोर्ट पर अमेरिकियों ने वहां पर सिक्योरिटी देख रखी थी, तो आपको अमेरिकी सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व करना था कि जब हमारे लोग एम्बेसी से निकलेंगे और एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, ठीक उसी समय हमारा विमान एयरपोर्ट पर रनवे पर आएगा, क्योंकि दुनिया भर से विमान वहां पहुंच रहे थे। आपके पास हार्डली आधा घंटा 1 घंटे का समय था, और उसी समय ये सारा ऑपरेशन अंजाम देना था, और इसका कोऑर्डिनेट करने के लिए ये तीनों लोग दिल्ली में बैठे मौजूद थे। यानी आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री और कैबिनेट सेक्रेटरी अगर इसमें इन्वॉल्व थे तो जाहिर सी बात है कि पीएम को पूरी रिपोर्टिंग हो रही होगी, एक पल की रिपोर्टिंग हो रही होगी, और पीएम का ये आदेश था कि एक को भी खरोच नहीं आनी चाहिए। चलिए आपको जल्दी से इसका दूसरा पड़ाव दिखाते हैं। दूसरी फोटो आपके सामने लेकर आते हैं, और ये दूसरी फोटो उन तालिबान लड़ाकों की है जो काबुल की सड़कों पर छाए हुए हैं, काबुल की सड़कों की निगरानी कर रहे हैं, और उनके हाथों में एक से एक बंदूकें हैं, मशीन गन है, और किसी को भी वो गोली मारने से भी गुरेज नहीं करते। इनके बीच से निकाल कर लाया गया है। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान की सरकार जो थी वो खत्म हो चुकी थी, तो आप किससे बताते, किसको बताते कि भैया हमें वापस जाना है और हमारे लिए कुछ व्यवस्था करो? आप किसी से कुछ बात नहीं कर सकते थे। और तालिबानियों के साथ कौन था, क्योंकि तालिबानी हथियारबंद वो सड़कों पर घूम रहे थे, आप उनसे भी डील कैसे करते, क्योंकि उनके नेता कौन होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, कुछ भी आप बात करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में आपको 150 लोगों को लेकर वहां से एयरपोर्ट तक लाना था, और आप जानते हैं कि 150 लोगों का एक बड़ा काफिला होता है, 15-20 गाड़ियां उसमें इन्वॉल्व करनी थी। और जैसे ही वो जानते कि यहां पर डिप्लोमेट है, क्योंकि देखिए अगर एक भी इंडियन डिप्लोमेट को खरोच भी आई होती तो दुनिया में कितनी बड़ी घटना मानी जाती है। इस स्थिति में आपको वहां से एम्बेसी से लेकर जाना था। देखिए, एम्बेसी परिसर के अंदर तो सब सुरक्षित थे, वहां हमारे आईटीबीपी के सिक्योरिटी वाले भी थे, लेकिन खतरा इस बात को था कि तालिबानियों के साथ साथ वहां बहुत सारे रोग एलिमेंट मौजूद। चलिए, आप जिस एम्बेसी की बात कर रहे हैं अब उसी को दिखाते हैं। देखिए, अब लाइए तीसरी फोटो, लाइए जल्दी से। हम तीसरा यहां पर चरण दिखाते हैं आपको इस मिशन का, और वो है काबुल का भारतीय दूतावास, जहां से लोगों को निकालना था। और मनीष जैसा कि कह रहे हैं कि काबुल के भारतीय दूतावास में तो चलिए सुरक्षा थी, आईटीबीपी के जवान वहां सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन उनको काबुल की सड़कों से लेकर आना था, और वो काबुल की सड़कों से पर तालिबानी लड़ाकों का कब्जा है। उनके हाथों में हथियार हैं, गन्स हैं, मशीन गन्स हैं, और वो किसी को भी वहां पर अपना निशाना बना सकते हैं, लेकिन यहां पर बहुत अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया गया। अब आपको जल्दी से यहां पर चौथी फोटो दिखाते हैं, और वो है तालिबान के 15 चेक पोस्ट। जल्दी से चौथी फोटो दिखाइए यहां पर पीसीआर। चौथी फोटो से के बाद जब मनीष जो खुलासा करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे आईटीबीपी के जवान हो या वो रणनीतिकार जो इसकी रणनीति बना रहे थे, कितनी शानदार उन्होंने यहां पर रणनीति बनाई है। वो 15 चेक पोस्ट। मनीष, इन 15 चेक पोस्ट के बारे में बताइए। देखिए, काबुल में जो हमारा एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, वहां से और काबुल एयरपोर्ट तक जाने में मुश्किल से 10 मिनट का सफर लगता है, लेकिन हमें यह जानकारी वहां मिली थी कि इसके बीच में जगह जगह पर चेक पोस्ट बना रखे हैं तालिबानियों ने। अब तालिबानियों के साथ साथ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, यानी भारत सरकार के पास, उसके मुताबिक वहां पर पाकिस्तानी आतंकी मौजूद थे, वहां पर एलईटी के लोग मौजूद थे, तो बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनका निशाना था वहां पर इंडियन डिप्लोमेट्स। यानी अगर आप तालिबानियों को एक बार के लिए समझा बुझा भी लेंगे तो खतरा यह था कि उन्हीं के बीच में मौजूद जो पाकिस्तानी आतंकी हैं, जो एलईटी के लोग शामिल हैं तालिबानियों के साथ, वो कहीं जैसे ही जान लेते। आप ये कह रहे हैं कि तालिबानियों के साथ लश्कर तैयबा के आतंकवादी भी मौजूद थे, ये कह रहे हैं आप? देखिए, आज की तारीख में काबुल में ना सिर्फ लश्कर तैयबा के, बल्कि जो जानकारी मिल रही है दुनिया भर के कई सारे आतंकी संगठनों के लोग तालिबानियों के साथ वहां रोड पर मौजूद हैं। लेकिन हमें सबसे ज्यादा खतरा था कि जो पाकिस्तान समर्थित आतंकी हैं, एलईटी के लोग हैं। तो मैं जल्दी से पीसीआर को कहूंगा कि वो जो चौथा और पांचवा चरण है, तालिबान के 15 चेकपोस्ट और पाकिस्तान के आतंकी, उनको भी दिखाए यहां पर जल्दी से। उन पाकिस्तान के आतंकी, क्योंकि उनकी बात भी यहां पर हो रही है। ये तालिबान जो 15 चेकपोस्ट है मनीष, और जो ये आतंकी
की है, ये सबसे बड़े चैलेंज थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे इंडियन एम्बेसी से ये गाड़ी निकली और मान लीजिए कि सारे लोग निकल रहे थे रोड पर, और चेक पोस्ट पर और जैसे ही आपको चेक पोस्ट पर रोका जाता है, उसके बाद आप जैसे ही बताते हैं कि हम इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, उसके बाद सबसे बड़ा खतरा था कि अगर एक भी गोली चला देते, वो एक भी डिप्लोमेट को गोली लग जाती, कुछ भी हो जाता, किसी भी भारतीय के साथ होता, तो कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। इससे आप कैसे निपटते? और उनका एजेंडा था कि कोई भी इंडियंस को किसी तरह से हार्म किया जाए। इससे निपटने के लिए सबसे बड़ी बात यह की गई कि हमें एक ऐसी फुल प्रूफ तैयारी की गई ताकि उन सबको सुरक्षित 150 लोगों को लाया जाए। और इसके लिए पहले बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखी गई, 14-15 बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी। उस हर गाड़ी में 2-3 जो लोकल अफगानी लोग थे, जिनसे हम रोजाना काम करते हैं, सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी वाले, जिनको पश्तो भाषा आती है और दारी भाषा आती है, उनको हर गाड़ी में आगे की सीट पर रखा गया। चलिए, मैं आपको उसी को दिखाते हैं। देखिए, भारतीय दूतावास की कार को किस तरीके से उन कार में इंतजाम किया गया, ये समझिए जो मनीष आपको बता रहे हैं। साथ ही काबुल एयरपोर्ट तक ये कैसे आई कार, ये भी समझिए। इन दोनों को भी दिखाइए पीसीआर जल्दी से, क्योंकि ये बहुत अहम है। आप समझिए, आतंकी और 15 चेकपोस्ट तो सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन दूतावास की कार जिस पर भारत का झंडा लगा हो और उसको काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचना हो, यह बहुत खतरनाक होता उस स्थिति में जब वहां पर कोई पुलिस नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। क्यों मनीष? कुछ भी नहीं था वहां, तो एकदम अराजकता की स्थिति थी और तबाही की स्थिति थी। लेकिन उन सबके बीच में यह था कि कौन दुश्मन है वो भी आप नहीं जान रहे थे। बस आपको यह पता था कि वहां पर कई जगह पर दुश्मन मौजूद हैं। तब जब हमारी गाड़ियां यहां से निकली तो सबसे पहले 1-2 जो शुरू की गाड़ी थी, उसमें हमने अफगान बोलने वाले जो लोकल लोग थे, जो पश्तो बोल सकते थे, दरी बोल सकते थे, ताकि इस तरह का प्रिटेंड किया गया कि वो तालिबानियों से सीधे सीधे बात कर सके, उनको रखा गया। फिर हर गाड़ी में हमारे जो आईटीबीपी के जवान थे, वो हथियार के साथ तैनात थे कि अगर लास्ट मोमेंट पे कहीं कुछ पाकिस्तानी तत्व ने गोली चलाई तो उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। कोशिश ये थी कि गोली चलाने की नौबत ना आए, क्योंकि आपको बहुत सेफली काबुल एम्बेसी से एयरपोर्ट तक का सफर तय करना था। और जैसे ही गाड़ी निकली, पहला चेक पोस्ट पहुंचा, तो गाड़ी निकलते ही डिप्लोमेटिक इनक्लेव से, वहां से फोन आता है काबुल से दिल्ली में कि हम डिप्लोमेटिक इनक्लेव से निकल चुके हैं। अब 100 मीटर पार करके हमारे सामने पहला चेक पोस्ट पर जो हमारे लोग बात कर रहे थे, वो सब भी यहां पर सुना जा रहा था कि क्या बात हो रही है। यानी दिल्ली से, मनीष, दिल्ली से शुरुआत हुई। दिल्ली में जो 3 कंट्रोल रूम बनाए गए, वो काबुल एयरपोर्ट से कनेक्ट होता था। काबुल एयरपोर्ट पर जो उनको कहा जाता था, वो पूरा वो उन 15 चेकपोस्ट और लश्कर तैयबा के आतंकियों को पार करके भारतीय दूतावास की कार में जो लोकल अफगान्स बैठाए गए, उनकी मदद से आईटीबीपी के जवानों की सुरक्षा में, क्योंकि वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई सुरक्षा बची नहीं, काबुल एयरपोर्ट तक आए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 चुनौती और भी थी। सबसे पहले कि कौन सा, आप दिन में नहीं कर सकते थे, क्योंकि दिन में करते और पता चल जाता कि इंडिया का एक स्पेशल विमान पहुंचा है तो हजारों लोग पहुंच सकते थे, और फिर आपको कहीं बहुत सारी ऐसी तस्वीरें दिखती कि इंडियन एयरफोर्स के विमान पे जो है बहुत सारे अफगानी लोग लटके पड़े हैं, और तो वो भी आप नहीं कर सकते थे। और उसके बाद सुबह में भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए टाइमिंग जो रखी गई थी, वो 2-3 बजे रात की टाइमिंग रखी गई थी, जब हमारे लोग एम्बेसी से बाहर निकले। और इधर से हमारा जो स्पेशल विमान था, वो दुशांबे में वहां पर स्टैंड बाय रखा गया था कि जैसे ही हम यहां से निकलेंगे तब आप वहां से उड़ के काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और हमारी गाड़ी डिप्लोमेटिक एनक्लेव से बाहर निकली और दिल्ली को खबर की गई कि अब हम निकल चुके हैं। और उसके बाद 1-1 सेकंड की गिनती शुरू हुई। पहला चेक पोस्ट आया, पहला चेक पोस्ट में समझाने बुझाने की कोशिश हुई। उनको बताया गया कि एक काफिला है और ये काफिला बहुत वीआईपी काफिला है, इनको जाने दीजिए। और ये पश्तो भाषा में दरी में समझाया गया। उन्होंने, तालिबानियों ने कहा अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, पूरी शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था तालिबानियों का, तो इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, हम उस पहले चेक पोस्ट को क्रॉस कर चुके थे। और तुरंत ही फिर दिल्ली में इनको खबर दी गई, पीएम को खबर दी गई कि पहला चेक पोस्ट निकल गया। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 15 चेक पोस्ट के बीच में, गौरव, मैं आपको बताऊं कि मुश्किल से 10 मिनट का सफर तय करने में करीब 50 से 55 मिनट लगे। लेकिन वो जो करीब 1 घंटे का सफर था, वो 1 घंटे का सफर आप समझ सकते हैं कि 150 भारतीयों को लेकर मनीष, इसके दिमाग किसका था इस रणनीति के पीछे? देखिए, सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री का आदेश, एक भी भारतीय को खरोच नहीं आनी चाहिए। 3 लोग जो दिमाग के मामले में आप जानते हैं, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री जयशंकर और राजीव गौबा। और निश्चित तौर पर इसके साथ साथ अगर आप अफगानिस्तान में जो, देखिए सब कुछ तो सही है दिल्ली में, लेकिन अफगानिस्तान में जो हमारे डिप्लोमेट्स मौजूद थे, हमारे राजदूत थे, टंडन साहब, और जो तमाम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही लोग थे जो कि अपनी जान हथेली पर रख कर। और फिर ये विमान वहां से उड़कर जामनगर पहुंचा।
हाँ, जब हम एयरपोर्ट पर जैसे ही हम पहुंचे, उसके बाद हमारा जो विमान जो दुशान्बे में रखा गया था, वो काबुल के एयरपोर्ट पर पहुंचा, जल्दी से इनको चढ़ाया गया और वहां से वो उड़कर जामनगर पहुंचा। पीसीआर नेक्स्ट फोटो जामनगर, और उसके बाद फिर जामनगर के बाद ये हिंडन एयरबेस आता है, अगर जामनगर से उड़ता है, और ये हिंडन एयरबेस आता है। देखिए, एक बार जैसे ही हमने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और हमने जब ईरान के एयर स्पेस को, अब देखिए यहाँ पर भी आप अफगानिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हमने ईरान के एयरबेस का इस्तेमाल करके हमारा प्लेन पहुंचा जामनगर। और जाहिर है कि एक बार हम इंडियन एयर स्पेस में आ गए थे, तब तो हम राजा थे, लेकिन निश्चित तौर पर अफगानिस्तान के एयर स्पेस से निकलकर इंडियन एयर स्पेस में आना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रोमांचक घटना, सांसें अटका देने वाला मिशन, बिल्कुल कि जिसमें आपको पता नहीं हो कि सामने कौन हो, जिसके हाथ में मशीन गन है, उसके दिमाग में वो कौन सा सिरफिरा सामने आ जाए और आपके ऊपर बंदूक तान दे। उसके बावजूद इतने शानदार तरीके से प्लान करके 150 भारतीयों की वापसी, बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया। आप इतना ही सोचिए कि अभी दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके लोग वहां पर फंसे पड़े हैं और वो नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत सारे शक्तिशाली जो सुपर पावर जिसको आप कहते हैं, उनके डिप्लोमेट्स, उनके बहुत इंपॉर्टेंट लोग वहां पर फंसे पड़े हैं, वो नहीं निकाल पा रहे हैं। और वो एयरपोर्ट से अपनी एम्बेसी चला रहे हैं, वो एयरपोर्ट से अपनी एम्बेसी चला रहे हैं। और हम अपनी एम्बेसी से पहले एयरपोर्ट आते हैं, 150 लोगों को लेकर आते हैं, और खास करके तब जबकि सिर्फ हमें तालिबानियों से डील नहीं करना था, बल्कि जो पाकिस्तानी एलिमेंट था उनसे भी डील करना था। तब हम एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर हमारा इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल ग्लोब मास्टर मौजूद था, और वहां से हम भारत की सरजमीन पर पहुंचे। ये निश्चित तौर पर देखिए, एक बार फिर से जल्दी से नटशल में आपको बता दें, दिल्ली से लेकर आप हिंडन एयरबेस तक की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं इस मिशन की कहानी। ये जो पीएम मोदी के आदेश पर, उनके निर्देश पर ये जो कहा गया कि एक भी भारतीय को खरोच नहीं आनी चाहिए, कैसे इसको शानदार तरीके से अंजाम दिया गया। दिल्ली में 3 कंट्रोल रूम बनाए गए, जो मनीष बता रहे हैं, जिसमें अजीत डोभाल, हमारे विदेश मंत्री और हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तालिबान और भारतीय दूतावास, तालिबान के खतरे को देखते हुए भारतीय दूतावास से इन लोगों को निकाला गया। 15 चेकपोस्ट और लश्कर तैयबा के आतंकियों के खतरे के बीच से निकाला गया। दूतावास की कार में इस पे लोकल लोगों को बैठाया गया, पश्तो और दरी भाषा बोलने वालों को बैठाया गया। फिर ये लोग वहां पर भारतीयों की मदद कर रहे थे। आईटीबीपी के जवानों की सुरक्षा के साथ फिर इन लोगों को लाया गया काबुल एयरपोर्ट, जैसा कि मनीष बता रहे हैं। और फिर जब ये भारतीय एयर स्पेस में आए और जामनगर एयरपोर्ट पर जब ये उतरते हैं, फिर शायद उनको वहां पर कुछ खाने पीने को रिफ्रेशमेंट उसके बाद चूंकि बहुत कई घंटों का ये सफर था, एम्बेसी से एयरपोर्ट आना, फिर उसके बाद फिर ग्लोब मास्टर पर लाना और फिर वहां से जामनगर लाना। तो फिर एक बार देखिए, एक बार जब आप भारत की सरजमी पर आ जाते हैं तो फिर क्या खाना क्या पीना, क्योंकि आपको पता है कि आप आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, जहां कोई तालिबानी बंदूक का पहरा नहीं है। बिल्कुल। तो 150 यात्री फिर सुरक्षित हुए और भारत का तिरंगा एक बार फिर शानदार से लहराता हुआ, क्योंकि भारत की एजेंसीज ने इन 150 यात्रियों को, इन 150 भारतीयों को इतनी शानदार तरीके से रेस्क्यू किया और निकाल कर काबुल, जो कि इस वक्त युद्ध का मैदान बना हुआ है, जहां पता नहीं कौन सी सरकार है, जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जहां पर कोई सुरक्षा नहीं, लेकर आए उस सरजमी पर जहां पर वो आना चाहते थे और जहां आकर उन्होंने राहत की सांस ली। शानदार रिपोर्ट यहां पर मनीष, और यह कहना होगा कि यह बताता है कि भारत कैसे अपने भारतीयों की सुरक्षा के लिए आज कितना तत्पर है, और किसी भी जगह हो, आज हमारी सरकार ये इंश्योर करती है कि वो अपने लोगों को सुरक्षित वापस लेकर आए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आखिर में हम उन लोगों को भी कहना चाहेंगे जो अफगानिस्तान में अब कुछ बचे हुए भारतीय हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का एकदम स्पष्ट ये फैसला है कि उनको भी सुरक्षित भारत लाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। फिलहाल इस बार ऐसी ही और कहानियां और ऐसी ही और बहुत ही रोमांचक जानकारियां जो काबुल से आती हैं, वो सीधे सीधे TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचाता रहेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।